पैर इस पर रख के खिड़की पर तो आपको लगेगा कि आप मुंबई को देख रहे हैं। हाँ। और किसी की पत्नी के कारण कोई आदमी नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाएगा तो इससे बढ़िया बात क्या होगा। दक्षिण में हमेशा से भाषा एक राजनीतिक मुद्दा रहा। आगे करोड़ों लोग कुंभ में नहाए तो हिंदी प्रदेश में आगे नहाए ना। हाँ। तो हिंदी भाषी नहीं बोलेगा हिंदी और हिंदी की ताकत को नहीं समझेगा। नीतीश जी आपके ही गाँव आपके राज का लड़का। राजनीति के मेज पर ही जाति का केक रखा हुआ है। कोई भी समाज तभी आधुनिक कहलाएगा जहां महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। जिस दिन आपके समाज का संभ्रांत लोग भाषा बोलेगा भोजपुरी तब दुनिया को पता चले। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। आज हमारे साथ बात करने के लिए युवा साहित्य अकादमी 2016 से सम्मानित इस सदी के नए सर्वाधिक लेखकों में से एक प्रसिद्ध लेखक, कवि, लोक गायक नीलोत्पल मृणाल जी हैं। सर, बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन सर हमारे जो नए दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं, एक बार उनको बताएं कि कैसे एक छोटे से गांव से आप निकलकर इलाहाबाद मुखर्जी नगर होते हुए और इस तरह से कवि सम्मेलनों में आपका जो संघर्ष रहा वो पूरा एक बार प्रकाश डालें जीवन में। नहीं, जो यात्रा है मेरी भी वैसी सामान्य यात्रा है जैसे हर पूर्वांचली लड़के की होती है। अब हाई स्कूल करते हैं, फिर शहर कॉलेज के लिए जाते हैं। मैं भी रांची सेंट जेवियर्स गया कॉलेज के लिए, वहाँ से फिर जो यात्राएं चली और मुखर्जी नगर पहुंचा। कॉलेज करने के बाद पूरा विश्वविद्यालय पढ़ाई के बाद मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी शुरू की। और जब आईएएस की तैयारी कर रहा था उसी वक्त एक सीसेट का आंदोलन आया। उस आंदोलन में हम लोग सब उस समय के सभी छात्रों ने हिस्सा लिया। और उसी वक्त मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम यहाँ के छात्रों के संघर्ष को लिखें। और फिर मैंने 9 दिनों में डार्क हॉर्स नाम की एक किताब लिखी और उसी किताब ने मुझे एक रास्ता दे दिया जीवन में दौड़ने का कि आप उस रास्ते से दौड़ के अपना डार्क हॉर्स हो सकते हैं। तो आज मैं बतौर लेखक और बतौर कवि आपके सामने बैठा हूँ। सर, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करना एक कैसा अनुभव रहा वो? नहीं, किसी के लिए भी कोई पुरस्कार प्राप्त करना एक बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव होता है, सुखद होता है, आनंद देता है। लेकिन उसके साथ ये भी बात होती है कि वो एक जिम्मेदारी भी देता है कि आप पर जब लोगों ने, पाठकों ने भरोसा किया, किसी पुरस्कार कमेटी ने ये सोच के भरोसा किया कि इसके कहानियों को पढ़ के उनको लगा कि इसको पुरस्कृत करना यानी कि प्रोत्साहन देना है, एक भविष्य, एक संभावनाओं को सबल देना है, तो इसलिए वो अच्छा है। और वो उसने जिम्मेदारी भी बढ़ाई। इसी कारण से मेरी दूसरी किताब को आने में 4 साल का वक्त लगा, क्योंकि मुझे एक पुरस्कार मिला था और मैं उसके वहन करने लायक हो सकूं, इसलिए मुझे 4 साल लगे। दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं पुरस्कार मिलने से। अभी हम गोरखपुर मौजूद हैं। कल रात को आपका कवि सम्मेलन था, बड़ा ही शानदार कवि सम्मेलन रहा। गोरखपुर से सर आपका रिश्ता कैसा है? गोरखपुर से एक तो रिश्ता इस बात का है कि मैं जब कितनी बार भी जब गोरखपुर में कवि सम्मेलन पढ़ने आया हूँ तो यहाँ के लोगों का स्नेह, प्यार, हौसला वो आपको बनाए रखता है। भोजपुरी मेरी भाषा है तो इस कारण से भी आप जब गोरखपुर में रहें तो आपको लगता है कि आप अपने घर में हैं। मेरे जितने भी प्रिय मित्र हैं वो सब गोरखपुर के ही इलाके में नौकरी कर रहे हैं। तो जो जब मैं आता हूँ गोरखपुर तो लगता है मैं घर में हूँ, मैं वही मुखर्जी नगर में हूँ। वहीं लोग जुड़ाव महसूस निश्चित रूप से तो गोरखपुर से बहुत जो है कि वो जो गहरा नाता है वो है ही। अच्छा, एक सवाल कि आप बहुत दिनों से गोरखपुर आते रहे हैं, तो पहले के गोरखपुर में और अब के गोरखपुर में बदलाव क्या आया? बदलाव है, अब के गोरखपुर में आप बैठे हैं रेडिसन ब्लू में, तो आज ब्लू है, पानी पानी हो गया है गोरखपुर। यहाँ देखिए रामगढ़ ताल दिख रहा है। यहाँ जब आप खड़े होइएगा जो है कि पैर इस पर रख के खिड़की पर तो आपको लगेगा कि आप मुंबई को देख रहे हैं। सीधे नहीं लगता है। बस यही। अब बाकी गोरखपुर कैसा बदला है, गोरखपुर में बैठ के क्या बोलते हैं कि नहीं बदला है। हमारा दिमाग तो सही है ना। अच्छा, जो भी छात्र या जो भी सामान्य व्यक्ति हैं जैसे हम लोग हैं, अगर उनकी रुचि साहित्य की तरफ है और उनको एक ये समस्याएं सामान्य है कि आर्थिक समस्याएं सबको आती हैं, तो वो लेखनी की तरफ बहुत लोग इसी वजह से नहीं लिख पाते हैं कि वो किसी नौकरी की तैयारी में चले गए या किसी नौकरी में चले गए तो समय नहीं मिल पाता है। तो इसको कैसे मैनेज करें? नहीं, आर्थिक समस्या के कारण कोई आदमी साहित्यकार बनने से वंचित नहीं रह सकता। अमीर खुसरो बहुत प्रतिभाशाली शायर थे और उन्हीं के युग के 200 साल के आगे पीछे 200 साल बाद कहिए तुलसी बाबा आए। तो तुलसी बाबा से ज़्यादा आर्थिक समस्या नहीं हमको लगता है कि कोई विद्यार्थी को भी है जिसके पिताजी पैसा भेज रहे हैं ना। लेकिन उन्होंने जब कुटिया चुना चित्रकूट का तो वो रामचरितमानस रच देते हैं। तो लेखन की प्रतिभा के लिए पैसा का महत्व नहीं है, दूसरा समय निकालने का है। तो ये जो रुचि है ना, ये जो आपकी प्रतिभा है, ये अपना समय खुद निकाल लेती है। तो इसलिए इसको, लेकिन हाँ आर्थिक संघर्ष है। वो संघर्ष है जब कोई परीक्षा की तैयारी करता है
जब कोई बेरोजगारी के दौर में है, तो वो संघर्ष, तो जिस तरह का संघर्ष हर विद्यार्थी करता है वो है, उसका आप इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि आपको जल्द से जल्द मेहनत के बल पे, धैर्य के बल पे, अनुशासन के बल पे इस जंजाल से कैसे निकलें। अच्छा, जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि हम व्यक्ति हैं तो आलोचक भी हमारे होंगे ही, और अगर प्रसिद्धि पाते हैं तो होते हैं। तो आलोचकों ने कहा कि नीलोत्पल भैया इसलिए इतना समय दे पाते हैं या लिख पाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी एक अधिकारी हैं और शादी हुई। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी का, बेटर हाफ का क्या रोल है आपके इस जीवन में? जैसे दो सवाल है। पहला सवाल पहले सवाल का आलोचकों को जवाब। मेरी पत्नी ने तो भाई एक लेखक से शादी की थी जी। हम शादी के बाद मंडप पर थोड़े बोले कि अब हमारा ब्याह हो गया, हमको फुर्सत है, अब हम बरमाला के बाद से लेखक हो जाते हैं। शादी मेरी 2 साल पहले हुई है मात्र। तो ये सवाल जवाब उन लोगों के लिए है कि लेखक बनने के बाद आपके साथ किसी के लिए जवाब ववाब नहीं है। अरे वो सब तो आनंद है कुछ, तो सबको बढ़िया बात है। और दूसरा बात है कि कोई अगर किसी की पत्नी, किसी का अगर हिम्मत है और किसी की पत्नी के कारण कोई आदमी नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाएगा, तो इससे बढ़िया बात क्या होगा। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि एक पत्नी का लेखक के जीवन में क्या रोल होता है और अधिकारी पत्नी का? अधिकारी पत्नी का कोई रोल नहीं होता है, पत्नी का रोल होता है। पत्नी अधिकारी रहे, चाहे वो तुम्हारे घर में सतुआ घोर के तोरा सुबह पिला रही है, पत्नी पत्नी होती है। एक पत्नी एक महिला और पत्नी एक साथी के रूप में जो रोल होता है वो बराबर का होता है। इसके लिए अधिकारी होना जरूरी नहीं है। जी। तो अरे सहयोग आपके साथ भाई, जीवन दुख सुख दुख का कोई साथी हो, आपके किसी भी समस्या में को जो है कि आप उसी से साझा करते हैं, वही एक साया है जो आपके साथ खड़ी रहती है। तो ये आपको आज के युग में, जब आपको हमारे रूम में आने के लिए एक आदमी, हम बोल रहे हैं फ़ोन पे आने दीजिए, तब भरोसा नहीं कर रही है रिसेप्शन पर बैठी महिला, वो करिए आईडी दे दीजिए। तब इतना अविश्वसनीय युग में तो जिसके साथ अगर एक फेरा ले ले बड़ा ओकरा पर कम से कम भरोसा कई बार। बिल्कुल। अच्छा, जब हम सवाल लिखते हैं कि नीलोत्पल भैया से बात करने जा रहे हैं, तो एक सवालों की झड़ी ये भी आती है कि पहला सवाल ये कि आपने प्रेम विवाह किया या अरेंज मैरिज था, और दूसरा ये कि ये सब चाहिए बताइए, राष्ट्रीय समस्या है। नहीं, आपके जीवन से जब हम ये बात करें कि ये प्रेम विवाह है कि अरेंज मैरिज है, ये सब कुछ चीज है मर्दे। सोचिए कि एक लेखक से आप क्या पूछ रहे हैं। वही नहीं, समाज अपना समय बर्बाद करेगा। नहीं, मैं एक भी मिनट कोई वीडियो देखेगा तो अपना वक्त बर्बादी करेगा। ये सवाल लगातार आया कमेंट बॉक्स में, हम जब भी आपका वीडियो देखे। चलिए एक ना सवाल, शादी ब्याह साला कोई लेखक या कोई भी आदमी शादी ब्याह कैसे करते हैं? लोगों को जीवन में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना कि ये नहीं, वही तो आप सोचिएगा, हम साहित्य रच रहे हैं, आलोचना होगा साहित्य का, इंटरेस्ट रखिएगा जीवन में। नहीं, दोनों की आलोचना और दोनों में लोग तो साहित्य की आलोचना बताइए। नई शिक्षा नीति के आते हैं थोड़ा सा। नई शिक्षा नीति के तहत ये त्रिभाषा का जो अभी चल रहा है, इसमें तीनों भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य किया गया है, लेकिन दक्षिण में इसका बहुत विरोध हो रहा है। इस पर आपके क्या विचार है? दक्षिण में हमेशा से भाषा एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, तो दक्षिण में विरोध का मतलब जो है हिंदी का विरोध। तो हिंदी उसकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जहाँ हिंदी के विरोध से दक्षिण भारत राजनीति में खाद पानी मिलता रहता है। तो ये उसी का हिस्सा है। हम लोग दक्षिण भारत के इस आंदोलन, हिंदी विरोधी आंदोलन को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो हिंदी भाषाओं पे जो काली पोते, अरे क्या काली पोतेगा, कुंभ नहाने आइएगा, कचौड़ी खाना और हिंदी में बात किसी को बोलना होगा। अभी जो आगे करोड़ों लोग कुंभ में नहाए तो हिंदी प्रदेश में आके नहाए ना। तो हिंदी भाषी नहीं बोलेगा हिंदी और हिंदी की ताकत को नहीं समझेगा, तो कुंभ में तो कचौड़ी ना मिली, द्वार पर पानी नहीं मिलता है। हाँ, इधर तो लोग तो फिर तो एक अमृत पान पीने आइएगा इलाहाबाद के संगम तट पर, और जब वहाँ पहुँच जाइएगा स्टालिन के पड़ोस में जब पहुँच जाइएगा तो हिंदी को गाली दीजिएगा। ऐसा होता है क्या? ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो उसको हम लोग गंभीरता से लेते ही नहीं है। सिविल सर्विसेज की तो आपने तैयारी करी है, बहुत संघर्षों भरा जीवन होता है। हमने भी देखा है कि छोटे छोटे कमरे होते हैं इलाहाबाद में, दिल्ली में, मुखर्जी नगर में। आपके बिहार में, हमारे बिहार में जो है अभी बीपीएससी का जो छात्र धरना दे रहे थे, उस पर लाठीचार्ज हो गई। ये छात्रों पे लाठीचार्ज करना किसी भी सरकार के लिए ये जायज़ है? नहीं है। इसको आप कैसे, बहुत खराब तरीका से कविता को रीट्वीट भी किया गया प्रशांत किशोर द्वारा, वो लिखा गया आपकी कविता को, वो आपने जो कविता लिखी थी जरा एक बार। हम खुद गए थे प्रोटेस्ट में, हम गए थे। हाँ, एक बार वो कविता जरा सुना है बिहार की सरकार पे जो आपने लिखा था। नहीं, वो तो कविता था, वो किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का, जहाँ गंगा जी बहती है उसी के पास का लड़का,
टपकते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का, नीतीश जी आपके ही गांव आपके राज का लड़का। तो वो लंबा गीत था, लेकिन गीत का पूरा वो उस गीत को गाने का मतलब यही है कि आप छात्रों के संघर्ष की आवाज़ में आवाज़ मिलाना था मुझे भी। तो मैंने वो गीत लिखा, और हमारा चूँकि एक काम है, हम एक लेखक हैं, एक कवि हैं, तो हम अपने काम से, अपने कौशल से ही किसी की ताकत बनने की उनके साथ कोशिश खड़े करते हैं, रहना। किसी के साथ खड़े रहते हैं, यही है। अच्छा, जब हम डार्क हॉर्स पढ़ते हैं तो आपने जिस शैली में उसको रचित किया है, इसके पहले कोई भी ऐसी किताब नहीं आई जो उस मतलब आपने उसको बड़ी अच्छे से उसमें कुरेदा है अपने पूरे जीवनी को। तो आप भोगे हुए यथार्थ उसको कह सकता हूँ, लगता है कि वो भोगा हुआ यथार्थ है। तो उसने हर पाठक को झकझोरा भी है। आपको क्या लगता है कि वो वास्तविक भोगा हुआ यथार्थ है या उसमें कुछ और भी है? नहीं है, इसमें कोई घोटाला थोड़े है। जी। कफन घोटाला हम कुछ भीतर से किए हैं, वो सब भोगले यथार्थ बा। और जे भी लोग उस दुनिया में जीले बा ओकरा पता बा कि वहाँ जीवन ऐसे ही होला। और जो उस दुनिया के नहीं खे ओकरा पता चलेला कि अच्छा वहाँ ऐसा ही जीवन होता है। वो पुस्तक बहुत रोचक बना देती है जो उसमें लिखा हुआ है। नहीं, वो दुनिया ही रोचक है वहाँ। हाँ, वहाँ तो जो वो उस जीवन दुनिया को है। जी रहा है वो तो बेहतर से समझ पाएगा। दो तीन प्रश्न और, जैसे कि विशेष तौर से हमारा ये यूपी, बिहार और झारखंड है, उसमें जातिगत दलदल एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या हम कभी इससे बाहर निकल पाएंगे, खासकर इन इलाकों में? मेरे मरने तक तो नहीं, हमको लग रहा है, बाद का आप लोग संभालिएगा। क्योंकि बाहर, मैंने अपने उपन्यास में एक जगह लिखा है, भारत में जातिवाद इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि भारत की ऊंची जाति का तो सबको पता है, भारत की सबसे आखिरी जाति कौन सी है कोई नहीं जानता है। जी। तो यहाँ हर जाति के ऊपर एक जाति है जो उसके जातिगत श्रेष्ठता का बोध होता है उसको संतुष्ट करती है, इसलिए जातिवाद खत्म नहीं होगा जी, भारत। मतलब ये हमेशा चलता रहेगा? हमारे जीवन काल में नहीं होगा, हम इतना ज़्यादा गारंटी लेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगी। जी जी। हम जो यहाँ मरब तो तारा पता चली कि जातिवाद बा। अच्छा, ये राजनीति से भी प्रेरित है बहुत ज़्यादा? राजनीति से ही प्रेरित है। जाति के नाम पर राजनीति का केक जो है सबसे भव्य केक है। उसमें सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल, सेब, अंगूर, अंजीर रखा हुआ है। तो जो उस केक का हिस्सेदार है वो सब तलवार लेके केक काटने में लगा हुआ है कि हमारा हिस्सा ये है, हमारा हिस्सा ये है। तो सब अपने अपने जातियों की पार्टी बना ले। राजनीति के मेज पर ही जाति का केक रखा हुआ है जी। जिसको अपने खुरापात के तलवार से आपको अपने अपने हिस्से का केक खाना है काट के। जी। बूफे में रखा है जिसमें खुरपात का कौशल है, जिसको जितना प्रपंच आता है अपने अपने हिसाब से प्रपंच के तलवार से उसके को काटी। जी। अच्छा, एक लेखक से ये भी सवाल पूछा जाता है, सामाजिक सवाल जो होते हैं, कि महिलाओं की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कितनी बेहतर हुई है और अभी और कितना बेहतर होता है? का क्वेश्चन है, इसको लिखने में लगेगा 6 पन्ना। नहीं सर, आप शॉर्ट में बता अरे तो महिलाओं की स्थिति कितनी सुधरी है और कितना अभी बेहतर होना है आपके नजरिए से? बहुत सुधरी है, अभी बहुत सुधरना बाकी है। जी। है ना। और अगर हम ये बात बोलेंगे कि महिलाओं की स्थिति सुधरी है तो कमेंट बॉक्स में अगर तू सुधारोगे, हम लोग पहले से, हम लोग पहले, अरे भाई वो कोई भी समाज तभी आधुनिक कहलाएगा जहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। अगर आपके समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है तो आप एक घटिया और एक बहुत पिछड़े समाज में रहते हैं। है ना। कितनी सुधरी है ये नापने से ज़्यादा बेहतर ये है कि जितना सुधार आएगा उतना आपका समाज बेहतर होगा। जी। तो एक सवाल हमारा ये है कि आप बिहार झारखंड से आते हैं, भोजपुरी भाषा को लेकर हमने कल कविता देखी आपकी, उसमें आप आराम से भोजपुरी भाषा में कह रहे थे, लोगों को भरपूर समझ में आ रहा था। लेकिन भोजपुरी भाषा की एक जो बना दी गई है कि इसमें अश्लीलता बहुत ज़्यादा होती है। और अभी एक गाना आया है रिसेंटली हनी सिंह जी का, उसमें 1-2 लाइनें हैं, लोग उसको अपना भोजपुरी का उत्थान मान रहे हैं, हालांकि हमारा ऐसा मानना नहीं है। आपका इस पर क्या विचार है कि भोजपुरी के उत्थान में क्या हम पीछे रह गए हैं? हाँ, भोजपुरी को हम यहाँ से अगर कहीं भी निकलेंगे तो पूरे देश में भोजपुरी को अश्लील गीतों का पर्याय माना जाता है। इसके अलावा भोजपुरी की पहचान भोजपुरी वासियों ने कुछ नहीं बनाई। जी। और उसका कारण ये है कि जो भोजपुरी के संभ्रांत लोग हैं वो अपनी भाषा में बाहर बात करने से कतराते हैं। एक बंगाली नहीं कतराता है, वो ट्रेन में 2 कलेक्टर अगर मिल जाएगा या एक उद्योगपति, एक IPS मिल जाएगा तो वो अपनी भाषा वो बंगाली में बात करेगा। भोजपुरी वाला अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो सामने वाला बोलेगा लगता है अभी तक ये लोग गांव से निकला नहीं है। ऐसा वो थोड़ा सा लो फील होता है। चिहुक का तुझे वगैरह बाप रे हमरे इलाका गाँव है ऐसे बोल के दौड़बा तो वो कहेगा पागल होगी, साला पढ़ल लिखलस ना आई। तो ये दिक्कत है।
तो अच्छा, उसका कारण ये है कि भोजपुरी क्यों पीछे दिखती है आपको पूरी दुनिया में, क्योंकि उसका संवाहक जो है बेचारा, वो अपने सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में कमजोर लोग हैं। जैसे भोजपुरी कौन बोल रहा है यहाँ से बाहर जाके, बेचारा जो रिक्शा चला रहा होगा, जो लिट्टी बेच रहा होगा, वो अपनी भाषा बोलने में नहीं कतराता है जी। वो बोलता है एक दूसरे से, इधर आलू बेच रहा है उधर भिंडी बेच रहा है, वो दोनों आपस में भोजपुरी में बात करते हैं। संभ्रांत लोग कतराते हैं, संभ्रांत लोग कतराते हैं। तो पूरी दुनिया समझती है कि भोजपुरी का वाहक यानी संवाहक यही लोग हैं। इसलिए भोजपुरी एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की भाषा है। जिस दिन आपके समाज का संभ्रांत लोग भाषा बोलेगा भोजपुरी, तब दुनिया को पता चलेगा कि भोजपुरी, तो यही बात है। तो उसको खाली गाना अगर गाइएगा आप खाली भोजपुरी में, और इसी को साहित्य समझिएगा। दूसरा बात है कि जो भोजपुरी को सुधारना चाहते हैं वो भी खाली भोजपुरी गाना सुधारना चाहते हैं। जी हाँ, बाकी चीजों भोजपुरी का ताकत देना, बात का कैसेट निकालना बा बढ़िया, हम 3 गो गायक जुगाड़ कर ले बानी, बढ़िया से गायब। भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा का उत्थान करना बा कि भोजपुरी भाषा का उत्थान करना बा। बिल्कुल। भोजपुरी में साहित्य कहाँ रचा जा रहा है। आप जो है कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने का आंदोलन चलाइएगा तो खाली गाना से, गाना पे फोकस, गाना से कहता है ये लोग कि बढ़िया गाना गाएंगे तो इसी से भोजपुरी का उत्थान हो जाएगा। और भोजपुरी को खराब कौन कर रहा है? जो खराब गाना गा रहा है। अरे भाई, इतना अगर छोटा भाषा का मुद्दा है, हाँ, ये बात तो क्या करो, सुनबा भोजपुरी के बारे में, अश्लीलता हटाना है तो कहाँ से? गाना से। सुनने वाले भी और दर्शकों का भी दोष है इसमें। बस इतने सब नहीं, दोष उस नहीं। हम कहते हैं कि भाषा की लड़ाई केवल गाना की लड़ाई नहीं है। भोजपुरी समाज गायक के पीछे पड़ा है कि ये अच्छा गायक, ये खराब गायक, इसी को भोजपुरी समझता है। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा सर, अब एक और सवाल हमारा है कि हम सभी लोग जो तैयारी पीरियड में हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक दबाव बहुत झेलते हैं। तो उन लोगों के लिए या एक अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा के दौरान सामाजिक दबाव से कैसे बचना चाहिए, इस पर थोड़ा सा आप बता दें। नहीं सुनना चाहिए लोगों का, बस। लेकिन फिर भी दिमाग में चलता रहता है। दिमाग में चलता है, हमारे दिमाग में नहीं। अभी हम यहाँ पढ़ के जाएंगे, 4 आदमी 4 तरह का बात करेगा, 2 आदमी फेसबुक पर कुछ लिखेगा, तो काहे दिमाग में चलना है? सब लोड नहीं लेने का। चलिए हमारे साथ कभी कभार छुट्टी छट्टी में घर जा, होली खेल अपन दोस्त के साथ। अब बहुत लोग इस सामाजिक दबाव में आ जाते हैं कि परीक्षा नहीं निकल रहा है तो वो होली दिवाली में घर भी नहीं आते हैं। ये तो गलत कि है। लोग कहेंगे, सामना करिए। आप कोई क्राइम करने गए हैं, आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा है आपके गांव का सब लड़का, उसके नसीब में नहीं है, उसके माता पिता या सोच नहीं पाए या हिम्मत नहीं कर पाए, जी, तब आप वो कर रहे हैं, तो ये इसको लेकर डिमोरलाइज होने की जरूरत थोड़ी है। आप अगर असफल हो जाइएगा तो कुछ और करिएगा। इसके लिए कौन सा डिमोरलाइज होना है कि हम सिविल सर्विसेज करने गए और नहीं हो गया। ये समाज हमको भेजने के लिए क्या पूरा गांव आया था बस पर चढ़ाने? तभी तो खाली पापा आए थे। अब तो सब आ रहे हैं। तब अन्ना रिसीव करे भी समझा गाँव नहीं खियावत। वो तो एक को खैनी रटे थे, मिल जाला तो पूछेला भइल कि ना हो, कब ले भई। तो फिर वो 10 मिनट के बाद वो खुद जब अपना बच्चा के बारे में सोचेगा, वहाँ उलझ जाएगा। आपका चिंता नहीं करना है। ये सब डिमोरलाइज होने की बात नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें और इस नौकरी की लड़ाई में लड़ें और आपको ईश्वर सफल भी करे। कोई तनाव की बात नहीं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ नीलोत्पल मृणाल जी थे, इन्होंने अपनी बातें पूरी बेबाकी से रखी। अगला हम जब सेशन करेंगे तो बाकी सारी बातें इनसे पूछेंगे जो आपके मन में सवाल होगा। ये बातचीत कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। जय हो, नमस्कार।